नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट इंडिया। यहाँ आपको पेंशन, सरकारी योजनाओं और कर्मचारियों से जुड़ी जरूरी खबरें सरल और साफ भाषा में मिलती हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 11 अगस्त 2026 है और ईपीएस 95 से जुड़े लाखों पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, उच्च पेंशन, चिकित्सा सुविधा और पेंशन भुगतान से जुड़े कई मुद्दे लगातार चर्चा में है। ऐसे में सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी वायरल खबर को तुरंत सच मानने के बजाय ये समझा जाए कि वास्तविक सरकारी निर्णय क्या है और कौन सी बात अभी केवल मांग या दावा है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की सबसे प्रमुख मांगों में न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए प्रति माह करने की मांग लंबे समय से शामिल रही है। इसके साथ महंगाई के अनुरूप राहत और बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की मांग भी उठती रही है। पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान समय में दवाइयों, इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च बढ़ गया है, इसलिए कम मासिक पेंशन पर जीवन चलाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग और सरकार द्वारा 7,500 रुपए की पेंशन लागू कर देना दोनों अलग अलग बातें हैं। जब तक सरकार की ओर से स्पष्ट आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या निर्णय सामने नहीं आता, तब तक इस राशि को लागू हो चुकी नई पेंशन के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। इसी तरह सोशल मीडिया पर पेंशन को लेकर कई तरह के दावे सामने आते रहते हैं। कभी पुराना वीडियो नई तारीख के साथ वायरल होता है, कभी किसी संगठन की मांग को सरकारी फैसला बताया जाता है और कभी किसी पुराने बयान को नई घोषणा के रूप में पेश किया जाता है। इसलिए पेंशन भोगियों को किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की जांच जरूर करनी चाहिए। अगर आप पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी जानकारी सरल भाषा में चाहते हैं तो सरकारी अपडेट इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी जब कोई महत्वपूर्ण आधिकारिक अपडेट आएगा तो उसे आसान तरीके से समझाया जाएगा। अब बात करते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन भुगतान से जुड़ी समस्याओं की। डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण की प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन तकनीकी समस्याएं कभी कभी सामने आ सकती हैं। उम्रदराज पेंशन भोगियों के फिंगरप्रिंट का सही तरीके से स्कैन न होना, नेटवर्क की समस्या, बायोमेट्रिक डिवाइस में परेशानी या पुराने रिकॉर्ड में जानकारी अलग होना किसी व्यक्तिगत मामले में सत्यापन को प्रभावित कर सकता है। यदि किसी पेंशन भोगी ने जीवन प्रमाण जमा किया है तो उसकी रसीद, प्रमाण संख्या या उपलब्ध रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर इसके बाद भी पेंशन से जुड़ी समस्या आती है तो सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि परेशानी बैंक स्तर पर है या संबंधित पेंशन रिकॉर्ड में। नाम की स्पेलिंग, जन्म तिथि, बैंक खाते की जानकारी या अन्य रिकॉर्ड में अंतर भी कभी कभी भुगतान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पेंशन भोगियों को अपने दस्तावेजों में दर्ज जानकारी को ध्यान से जांचना चाहिए। यदि कोई गलती है तो उसे संबंधित आधिकारिक प्रक्रिया के माध्यम से ठीक कराने का प्रयास करना चाहिए। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी एक पेंशन भोगी की पेंशन किसी व्यक्तिगत कारण से लंबित होना और पूरे देश के पेंशन भोगियों की पेंशन एक साथ रोक दिया जाना एक जैसी बात नहीं है। सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर पेंशन रोकने के दावे दिखाई दें तो उनकी आधिकारिक पुष्टि जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं पीपीओ यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर की। पेंशन से जुड़े मामलों में पीपीओ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें पेंशन से संबंधित आवश्यक जानकारी होती है। यदि किसी पेंशन भोगी के रिकॉर्ड में सुधार, संशोधन या उच्च पेंशन से संबंधित प्रक्रिया चल रही है तो संबंधित दस्तावेजों और आवेदन की स्थिति को सुरक्षित रखना उपयोगी होता है। उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में भी कई पेंशन भोगियों की चिंता बनी हुई है। पात्रता, संयुक्त विकल्प, नियोक्ता द्वारा सत्यापन, अतिरिक्त अंशदान और पुराने वेतन रिकॉर्ड जैसे कई विषय इस प्रक्रिया से जुड़े हो सकते हैं। जिन लोगों के पुराने संस्थान बंद हो चुके हैं या पुराने रिकॉर्ड आसानी से उपलब्ध नहीं है, उनके लिए दस्तावेजी सत्यापन कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में पेंशन भोगी को अपने आवेदन, भुगतान की रसीद, उपलब्ध दस्तावेज और विभागीय संचार को सुरक्षित रखना चाहिए। यदि किसी मामले में देरी हो रही है तो आधिकारिक शिकायत या संबंधित कार्यालय के माध्यम से स्थिति जानना अधिक सुरक्षित तरीका है। अब फिर आते हैं 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग पर। पेंशन भोगी संगठनों का तर्क है कि बढ़ती महंगाई के दौर में न्यूनतम पेंशन को बढ़ाना जरूरी है। साथ ही महंगाई राहत और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार की मांग भी की जाती रही है। लेकिन किसी भी बड़ी पेंशन वृद्धि के लिए वित्तीय व्यवस्था जरूरी होती है। योजना के फंड, लाभार्थियों की संख्या, भविष्य की देनदारी, योगदान और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता जैसे कई पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। इसलिए केवल यह कहना कि फंड में पैसा है और उसी आधार पर पेंशन तुरंत बढ़ जानी चाहिए पूरी वित्तीय स्थिति को नहीं दर्शाता।
ईपीएफओ की निवेश व्यवस्था और उससे मिलने वाला रिटर्न भी चर्चा का विषय रहता है। लेकिन निवेश से मिलने वाला रिटर्न और तुरंत उपलब्ध पेंशन भुगतान के लिए इस्तेमाल की जा सकने वाली राशि एक ही चीज नहीं होती। किसी एक वर्ष में निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने का अर्थ ये नहीं कि उसी अनुपात में स्थायी पेंशन वृद्धि तुरंत लागू की जा सकती है। यदि न्यूनतम पेंशन में बड़ी वृद्धि की जाती है तो उसके लिए स्थायी वित्तीय स्रोत की जरूरत होगी। ये सरकार के अतिरिक्त योगदान संरचना में बदलाव या किसी अन्य वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा हो सकता है। अंतिम निर्णय संबंधित सरकार और सक्षम संस्थाओं की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। पेंशन भोगी संगठनों द्वारा अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। संगठन धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन या प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन संगठन की मांग और सरकार का अंतिम फैसला एक ही चीज नहीं है। इसी तरह संसद में पेंशन से जुड़े सवाल उठाए जाने को भी समझना जरूरी है। कोई सांसद सरकार से सवाल पूछ सकता है या पेंशन भोगियों की समस्या सदन में उठा सकता है। ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी सांसद द्वारा मुद्दा उठाए जाने का मतलब ये नहीं कि उसी समय पेंशन बढ़ाने का फैसला हो गया। यदि भविष्य में संसद में 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन या महंगाई राहत का मुद्दा उठता है तो सरकार के आधिकारिक जवाब पर भी ध्यान देना चाहिए। सवाल, मांग और अंतिम सरकारी निर्णय 3 अलग अलग स्तर है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुरानी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ईपीएस 95 के साथ मिलाकर नहीं देखना चाहिए। इन योजनाओं की पात्रता, योगदान, फंडिंग और नियम अलग है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए किसी नई पेंशन व्यवस्था की घोषणा का मतलब ये नहीं कि वही व्यवस्था ईपीएस 95 पेंशन भोगियों पर अपने आप लागू हो जाएगी। इसी तरह 8वें वेतन आयोग को लेकर भी काफी चर्चा होती है। केंद्रीय कर्मचारियों और संबंधित पेंशन मामलों में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन ईपीएस 95 की अपनी अलग कानूनी और वित्तीय संरचना है। इसलिए वेतन आयोग से जुड़ी किसी खबर को सीधे ईपीएस 95 की पेंशन वृद्धि से जोड़ना उचित नहीं होगा। पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा भी एक बड़ा मुद्दा है। उम्र बढ़ने के साथ इलाज और दवाइयों का खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की मांग लंबे समय से सामने आती रही है। लेकिन किसी नई चिकित्सा योजना या कैशलेस सुविधा की खबर मिलने पर उसकी पात्रता और आधिकारिक नियमों की पुष्टि जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं साइबर सुरक्षा की। पेंशन की समस्या का समाधान कराने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंकिंग पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी नहीं देनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खुद को अधिकारी बताकर पैसे जमा करने या किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है तो तुरंत सावधान हो जाना चाहिए। पेंशन भोगियों को अपनी शिकायत के लिए केवल अधिकृत माध्यम का इस्तेमाल करना चाहिए। बैंक से संबंधित समस्या हो तो बैंक से संपर्क करें और पेंशन रिकॉर्ड से संबंधित समस्या हो तो संबंधित आधिकारिक व्यवस्था का उपयोग करें। किसी अनजान एजेंट पर भरोसा करना नुकसानदायक हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन भोगी अपनी मांगों और अधिकारों को लेकर जागरूक रहे, लेकिन सोशल मीडिया की हर खबर को अंतिम सत्य न माने। सरकारी अधिसूचना, आधिकारिक बयान और वास्तविक दस्तावेज किसी भी वायरल दावे से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 11 अगस्त 2026 की स्थिति में ईपीएस 95 से जुड़े प्रमुख विषयों में न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन की मांग, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा, उच्च पेंशन के मामले, पीपीओ से जुड़े रिकॉर्ड, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और व्यक्तिगत पेंशन भुगतान की समस्याएं शामिल है। इन सभी विषयों पर आने वाले आधिकारिक अपडेट पर नजर रखना जरूरी है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को उन पेंशन भोगियों तक भी पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। सही जानकारी को साझा करना किसी भी अपुष्ट खबर को फैलाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यदि सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन, महंगाई राहत, चिकित्सा सुविधा या उच्च पेंशन को लेकर कोई वास्तविक फैसला आता है तो सबसे पहले उसके आधिकारिक दस्तावेज और लागू होने की तारीख को देखना जरूरी होगा। तभी यह स्पष्ट होगा कि फैसला किसे मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा और किस तारीख से लागू होगा। अंत में पेंशन भोगियों के लिए यही संदेश है कि अपनी जरूरी दस्तावेजी जानकारी सुरक्षित रखें। बैंक और पेंशन रिकॉर्ड में किसी भी गलती को समय रहते ठीक कराने का प्रयास करें। जीवन प्रमाण से जुड़ी रसीद सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध कॉल या संदेश से सावधान रहें। पेंशन भोगियों की समस्याएं केवल आंकड़ों का विषय नहीं है, इसके पीछे वर्षों की मेहनत और परिवारों की आर्थिक सुरक्षा जुड़ी हुई है। इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते समय तथ्यों, आधिकारिक जानकारी और पेंशन भोगियों की वास्तविक समस्याओं को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, ईपीएफओ और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो सरकारी अपडेट इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने परिवार तथा जरूरतमंद पेंशन भोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिलहाल इस
रिपोर्ट में इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सही जानकारी से जुड़े रहें और अफवाहों से बचें। धन्यवाद।